जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करेंगे, रसायन विज्ञान 2020 मॉडल पेपर। कौन सा मॉडल पेपर? 347 एक्स सेट। सब्जेक्ट आपका रसायन विज्ञान, सेट 2020 है। ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे आप लोग। ठीक है ना। केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पर होगी, केंद्र की मुहर आपको यहाँ पर दिखेगी। ठीक है ना। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। देखिए, जो आपके टीचर्स लगे होंगे ना, उनको पूरा अधिकार होता है कि वो आपकी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है ना। ये मोटे तौर पर रहा। अब चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। ठीक है ना। एक के क की बात करेंगे। सेट नंबर 2020 सेट 1 है आपका 347 एक्स सेट। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की जो इकाई होगी क्या होगी? सेकेंड इनवर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं ना, तो चैनल को तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और लगातार आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी आपके लिए आपके डिमांड पर। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे, वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? किसके? वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनकी हाइड्रोजन के प्रति जो क्रियाशीलता है, ठीक है ना, उनका क्रम क्या होगा? यहाँ पर इस यानी कि बिस्मथ, इसका इसका Sb, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद पोटेशियम, उसके फास्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको लिख लेना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी नंबर की बात करेंगे यानी ग नंबर की बात करेंगे। इसमें आपको 6 प्रश्न कौन से मिलेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। यह बात आपको ध्यान देना है। फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब फिनाल को हम किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? क्लोरीटोन, पिक्रिक अम्ल, मेथाक्सी बेंजीन या बेंजीन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर आंसर की बात करें तो अगर हम ध्यान दीजिएगा, फिनाल को अगर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर गर्म करते हैं ना, तो क्या मिलता है हमें? पिक्रिक अम्ल मिलता है। क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल मिलेगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे, रोजेमुंड अपचयन द्वारा, किसके द्वारा? रोजेमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो रोजेमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो रोजेमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है आपका एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। ठीक है ना। क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड आपका प्राप्त होगा। ठीक है ना। ये आपको लिख लेना है। चलिए अब अंगा की बात करेंगे। अंगा नंबर देखिए, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जीवाणु रोधी। क्या होता है? जीवाणु रोधी होता है। क्या होता है? जीवाणु रोधी होता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह क्या होती है? +1, -1, -2 या +2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आगे आप देखेंगे तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है क्या होती है? -1 होती है। क्या होती है? -1। ठीक है ना। चलिए अब 2 के क की बात करते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये मेरे बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में यहाँ पे हम आप बात करेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी आपको पढ़ते रहना है, अच्छी तरीके से समझते रहना है। देखिए हम आपके साथ लगातार जुड़े हैं और लगातार आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। जब आपको हम अच्छी से अच्छी वीडियोस देने का प्रयास करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें क्या करना चाहिए? चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप सभी लोग भर भर के चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए सिर्फ आपके लिए मेहनत की जाती है। ठीक है ना। सिर्फ आपके लिए मेहनत की जाती है, इसीलिए आपको क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा। क्या होगा? सपोर्ट करना होगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया N2O5 गैस और 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस में 318 के पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, ध्यान दीजिएगा,
ये कोई अभिक्रिया है आपकी N2O5, ये हमारा गैस है, इसकी अभिक्रिया कैसे होती है 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस में, ठीक है ना। जब इसको हम 318 के पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि 1.20, ठीक है ना, कितना सांद्रता कितनी है देखिए, N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 इंटू 10⁻², मोल लीटर इनवर्स भी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.60 इंटू 10⁻², मोल इनवर्स लीटर इनवर्स रह गई। कितना रह गई? 0.60 10 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। तो 318 पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। पहले कितना था? 1.20 था, उसके बाद कितना रह गया? 0.60 रह गया, ठीक है ना। तो इसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं इसे। देखिए प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। N2O5 गैस है बराबर 2NO गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो दिया क्या है? दिया है हमारा ए बराबर कितना दे रखा है? 1.2 इंटू 10⁻² मोल लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। तब ए माइनस एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स बराबर 0.60 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। जो हमारा ए माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा? 0.60 इंटू 10⁻²। पहले कितना था? पहले हमारा था ए बराबर 1.2 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर। उसके बाद जब इसको हम कितने मिनट तक? 60 मिनट तक गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस से 0.60 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब फार्मूला देखिए क्या होता है, 2.303 अपान T2 माइनस T1 इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स बेस 10, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ए का मान हमने क्या निकाला था? इतना निकाला था 1.2 इंटू 10⁻²। ए माइनस एक्स का मान कितना निकाला था? 0.60 इंटू 10⁻², ठीक है ना। अब जो हमारा समय है पहले कितना था? 0, उसके बाद कितना हो गया? 60। तो पहला समय हमारा 0, उसके बाद 60, तो 60 माइनस 0। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा के बराबर 2.303 अपान 60 लॉग 2 बेस 10, ठीक है ना। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 अपान 60 लॉग 2 बेस 10, यानी के बराबर 2.303 अपान 60 इंटू 0.3010, यानी के बराबर कितना हो जाएगा? 0.0105 मिनट इनवर्स, ठीक है ना। ये आपके लिए आंसर हो सके, इसको आपको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। इसको भी देखते हैं और आपको सभी लोग चैनल को लाइक कर देना है। 2 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत समझाइए। किसका? विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत आपको समझाना है। तो क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। जो सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है? विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। किसी अधिशोषक की सतह पर, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? अधिशोषक है, उसकी सतह पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण होना अधिशोषण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे पानी में हम चीनी को घोलते हैं तो वहां पर अधिशोषण की क्रिया होगी, ठीक है ना। तो अधिशोषक हमारा क्या है? अधिशोषक हमारा जल हो जाएगा और जो हमारा अधिशोषित पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक अधिशोषक कहते हैं। जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोषित पदार्थ कहलाता है। चूंकि गैसों की कोई सतह नहीं होती अतः यह अधिशोषक का कार्य नहीं कर सकती हैं। गैसें अधिशोषित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु ठोस अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है ना। इससे अभिक्रियाशील अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है एवं अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह दोबारा अधिक अभिक्रियक अणुओं को अधिशोषित करने के लिए उपलब्ध हो जाती है तथा नवीन उत्पाद प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, किसके द्वारा?
अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल के विरचन की क्रिया विधि समझाइए। किसकी विरचन की? एल्कोहल के विरचन की क्रिया विधि समझाइए। ठीक है ना। तो अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एल्कोहल के विरचन की क्रिया विधि आपको समझाना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O जब विक्रिया करेगा H प्लस की उपस्थिति में क्या बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड OH और CH3। ठीक है ना। इसकी क्रिया विधि H2O प्लस H प्लस क्रिया करके क्या बनाएगा, H3O प्लस बनाएगा। ठीक है ना। और अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस पुनः इससे अब क्रिया करेगा ये। ठीक है ना। किससे? H3O प्लस से क्रिया करके क्या बनाएगा, CH3CH2 CH3 पुनः यहाँ पर H प्लस निकालेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3CH OH और CH3। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। घ नंबर की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टेफन अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? स्टेफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसके द्वारा? स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्टेफन अभिक्रिया देखिए क्या हो जाएगा जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि जब एल्किल हाइलाइड, क्या एल्किल साइनाइड, ठीक है ना, क्या जब एल्किल साइनाइड RCN, ठीक है ना, RCN के ईथरी विलयन को, किसको? ईथरी विलयन को स्टेनस क्लोराइड और सांद्र HCl द्वारा अपचयन कराने के बाद, किसके द्वारा? HCl द्वारा अपचयन कराने के बाद उत्पाद का भाप आसवन पर एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो RCN, R सिंगल बॉन्ड CN प्लस SnCl2 डाइल्यूट HCl अपान 2H, ठीक है ना, क्रिया करके RCH डबल बॉन्ड NH प्लस HCl क्या क्या बनाएगा, RCHO प्लस NH4Cl, जिससे क्या कहते हैं आपको, एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है ना। ये आपके लिए बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 के क की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक अभिक्रिया का वेग K की पावर हाफ, KA की पावर हाफ B की पावर 3/2 है, तो इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? दिया है एक अभिक्रिया का वेग KA की पावर हाफ B की पावर 3/2, ये आपको दे रखा है। तो अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगी, हाफ प्लस 3/2 बराबर 4/2 बराबर 2। ठीक है ना। अतः यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है आपके लिए। विद्युत अपवहन को सचित्र द्वारा समझाइए। किसको? वैद्युत अपवहन को सचित्र द्वारा समझाइए। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत अपवहन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, विद्युत के द्वारा अपवहन करने की क्रिया को विद्युत अपवहन कहते हैं। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा अपवहन करने की क्रिया को विद्युत अपवहन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो अशुद्ध पदार्थ होता है ना, उसको एक चमड़े की थैली में रख करके वैद्युत अपघटन कराते हैं। ठीक है ना। क्या कराते हैं? वैद्युत अपघटन कराते हैं। ठीक है ना। ये आपके लिए होता है। तो विद्युत के द्वारा अपवहन करने की क्रिया को विद्युत अपवहन कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में अपवहन करने से, किसमें? विद्युत क्षेत्र में अपवहन करने से विद्युत अपघट्यों की अशुद्धि शीघ्रता से दूर हो जाती है। जो विद्युत अपघट्यों की जो अशुद्धि है ना, वो शीघ्रता से दूर हो जाती है। यह विधि विद्युत अनपघट्यों के निष्कासन को तीव्र नहीं करती। जो वृद्धि है ना, जो विधि है विद्युत अनपघट्यों के निष्कासन की तीव्र नहीं करती है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। ग नंबर की बात करेंगे तो एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा, किसके द्वारा? एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथरों के विरेचनों के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना। तो एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा, ठीक है ना, ईथरों के विरेचनों के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 130 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर क्या बनता है? ईथर बनता है। ठीक है ना। क्या बनता है? ईथर बनता है, यानी कि 2C2H5OH। ये हमारा क्या है? एथिल एल्कोहल है। ये किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहा है? H2SO4 और 130 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? C2H5O, C2H5 प्लस H2 डाई एथिल ईथर बनेगा। ठीक है ना। चलिए घ नंबर की बात करेंगे। टॉलन अभिकर्मक क्या है?
जो टॉलिन अभिकर्मक होता है वह क्या होता है? टॉलिन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसका? टॉलिन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए, टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। टॉलिन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट का अमोनीकृत विलयन होता है। जो टॉलिन अभिकर्मक होता है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनीकृत विलयन होता है। जब किसी एल्डिहाइड को, किसको? जब किसी एल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है, किसके साथ? टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है, तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। जो एल्डिहाइड होता है किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो अमोनिया के साथ संयोग करके अमोनियम लवण बनाता है। किसके साथ संयोग करके? अमोनिया के साथ संयोग करके क्या बनाता है? अमोनियम लवण बनाता है। जबकि टॉलिन अभिकर्मक धात्विक सिल्वर में अपचयित होकर जो हमारा क्या है, जबकि टॉलिन जो अभिकर्मक है वो धात्विक सिल्वर में क्या होकर? अपचयित होकर रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है? रजत दर्पण बनाता है। तो RCHO प्लस 2 AgNH3 का होल ट्वाइस की पावर प्लस OH माइनस, जिसे आप क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसे आपको टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। क्रिया करके क्या बनाएगा? RCOONH4 प्लस 2 Ag प्लस 3 NH3 प्लस H2O, जिसे आप क्या कहते हैं? रजत दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 के क की बात करेंगे, ठीक है ना, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। आद्य घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? किसमें? आद्य घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? चित्र की सहायता से आपको समझाना है। किसमें? आद्य घनीय कोष्टिका में, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो घन में आपको क्या बताना है कि कणों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसके बारे में आपको बताना है, चित्र की सहायता से समझाना है। देखिए, ये क्या है? एक घन का चित्र है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? एक घन है। तो सरल घनीय एकक सेल में, किसमें? सरल घनीय एकक सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं। यहाँ आप देखेंगे 8 कोने आपको मिलेंगे, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 पीछे, आपको 8 कोने देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब इन 8 कोनों पर 8 परमाणु आपके उपस्थित होंगे, एक कोने पर एक परमाणु, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु आपके उपस्थित होते हैं, तथा प्रत्येक परमाणु 8 एकक सेलों में सम्मिलित रहता है। जो प्रत्येक परमाणु है किसमें? 8 एकक सेलों में क्या रहता है? सम्मिलित रहता है। तो अतः प्रत्येक परमाणु एक सेल में 1/8 भाग का योगदान देता है। कितना? 1/8 भाग का योगदान देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एकक सेल में एक परमाणु का जो योगदान होगा 1/8 होगा, मतलब 8 में एक भाग उसका होगा, एक कोने का होगा, ठीक है ना। तो एक एकक सेल के लिए एक एकक सेल के 8 परमाणुओं का योगदान, ठीक है ना। अतः प्रति एकक सेल में परमाणुओं यानी कि 1/8 × 8 बराबर 1 की संख्या 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु प्रति एकक सेल, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 के ख की बात करेंगे, ठीक है ना। संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखिए और परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपको हमने बहुत बार करवा रखा है। अगर आप पिछले मॉडल पेपर को नहीं पढ़े ना, तो जरूर पढ़ कर आइए, ठीक है ना, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए ग की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। योगात्मक बहुकलन को परिभाषित कीजिए, ठीक है, किसको? योगात्मक बहुकलन को परिभाषित कीजिए। टेफ्लॉन तथा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल के बनने के रासायनिक समीकरण को लिखिए तथा प्रत्येक की एक उपयोगिता भी लिखिए, ठीक है ना। योगात्मक बहुकलन किसे कहते हैं? ऐसे बहुलक जो एकलक इकाइयों के बार बार जुड़ने पर भारी अणु के रूप में प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कराएं? ऐसे बहुलक जो एकलक इकाइयों के बार बार, ऐसे बहुलक जो एकलक इकाइयों के बार बार जुड़ने पर भारी अणु के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। किसके अणु के रूप में? भारी अणु के रूप में प्राप्त होते हैं, योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। इन्हें श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। बहुलीकरण की इस विधि में श्रृंखला की लंबाई बढ़ना या श्रृंखला की वृद्धि किसी मुक्त मूलक या आयनिक स्पीशीज के बनने से होती है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, नियोप्रीन,
पीवीसी आदि। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की बात करेंगे, F2C डबल बॉन्ड CF2, ये हमारा टेफ्लॉन है। ये उत्प्रेरक और उच्च दाब को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, F2C सिंगल बॉन्ड CF2 की पावर n, यानी होल की पावर n। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे एल्यूमिनियम के अयस्क। ठीक है ना, किसके, एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका किसका पॉलीएक्रिलाइट्राइल के उपयोग क्या है। इसका उपयोग ताप एवं रासायनिक प्रतिरोधी पदार्थ बनाने में, ठीक है, किसमें, इसका उपयोग ताप एवं रासायनिक प्रतिरोधी पदार्थ बनाने में, चिपकने वाला नॉन स्टिक बर्तनों एवं अन्य सामानों की बनने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल यानी कि NCH2 डबल बॉन्ड या CH सिंगल बॉन्ड CN पराक्साइड, इसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH की पावर n यानी सिंगल बॉन्ड CN। ठीक है ना, इसका उपयोग कंबल, स्वेटरों, नहाने के सूट, संश्लेषित चटाई, कालीन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, साबुन पर टिप्पणी आपको लिखना है, साबुन क्या है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो दीर्घ श्रृंखला वाले, किस पर, दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसा अम्लों, ठीक है ना, दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसा अम्लों पामुटिक, ठीक है ना, C15H31COOH, स्टीयरिक स्टीयरिक C17H35COOH तथा ओलिक C17H33COOH, ठीक है ना, के धात्विक लवणों को साबुन कहते हैं। साधारणतः सोडियम तथा पोटेशियम लवण ही जल में विलेय होते हैं। ठीक है ना, साधारण किसमें, सोडियम तथा पोटेशियम लवण ही जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ठीक है ना, इसी कारण इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। तेल या वसा को कास्टिक सोडा विलयन द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, कास्टिक सोडा विलयन द्वारा जल अपघटन कराने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है ना, इसमें देखेंगे जो आपकी अभिक्रिया है CH2CO CH17H35, CHO COC17H35, CH2O COC17H35 प्लस 3NaOH क्रिया करके CH2OH CHOS CH2OH प्लस C17H35 COONA, ये हमारा ग्लिसरॉल बनेगा और सोडियम स्टीयरेट बनेगा। ठीक है ना, 5 के क की बात करेंगे। एल्यूमिनियम तथा कॉपर के एक एक अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। किसके किसके, एल्यूमिनियम तथा कॉपर के एक एक अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। एल्यूमिनियम के एक अयस्क से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। किससे, एल्यूमिनियम के एक अयस्क से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने की विधि एवं रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करेंगे, अयस्क क्या हो जाएगा, बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O। ठीक है ना, कॉपर के अयस्क, ठीक है ना, कॉपर पायराइट CuFeS2। ठीक है ना, एल्यूमिनियम प्राप्त करने की हाल हेराल्ड विधि क्या है। ठीक है ना, तो एल्यूमिना Al2O3 का गलनांक लगभग 2550 डिग्री सेंटीग्रेड अत्यंत उच्च होता है तथा यह विद्युत का कुचालक भी होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक भी होता है। एल्यूमिनियम का क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जो एल्यूमिनियम का क्वथनांक है वह अपेक्षाकृत कम होता है। लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्यूमिनियम, ठीक है ना, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया के लिए एल्यूमिना का विद्युत अपघटन एक बड़े आयताकार बॉक्स में करते हैं। इस बॉक्स के अंदर लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर मोटी, ठीक है ना, गैस कार्बन की परत होती है जो कैथोड का कार्य करती है। ग्रेफाइट की कई छड़ों को मिलाकर एनोड बना होता है। ठीक है ना, ये छड़ें तांबे की छड़ों के सहारे विलयन में डूबे रहते हैं। विलयन को एल्यूमिना गालक तथा फ्लोर स्पार उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। प्रक्रम की बात करेंगे, प्रक्रम में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वैद्युत चक्र में बल्ब को समांतर क्रम में लगाकर, किसमें, वैद्युत चक्र में, चक्र मतलब कोई वैद्युत सोर्स है, उसमें बल्ब को समांतर क्रम में लगाकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है जो ग्रेफाइट से क्रिया करके कार्बन एमिनो ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है।
ठीक है ना। कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु मुक्त होती है, कैथोड पर क्या होती है, एल्यूमिनियम धातु मुक्त होती है, जिसे बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्रेफाइट क्षणों को बार बार बदलना पड़ता है, क्योंकि ग्रेफाइडों के एनोड का ऑक्सीकरण होता रहता है। अभिक्रिया समीकरण निम्न है, 2Na3Al(F6) 6Na प्लस प्लस 2Al प्लस ट्रिपल प्लस 12F माइनस, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, क्रायोलाइट है। एनोड पर 12F माइनस 6F2, 12 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेगा, 2Al2O3 6F2 क्रिया कर क्या बनाएगा, 4AlF3 प्लस 3O2 बनाएगा, 2C प्लस O3 2CO यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। C प्लस O2 क्रिया करे क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। कैथोड पर क्या होगा, 2Al ट्रिपल प्लस 6E 2Al एल्यूमिनियम धातु, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ख नंबर की बात करेंगे तो CONH3 का होल 4Cl2 की पावर प्लस का IUPAC नाम लिखिए तथा, ठीक है ना, इसके संरचना सूत्र की सहायता से व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। CONH3 का होल 4Cl2 की पावर प्लस का IUPAC नाम टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है ना, ये आपका होता है। तो यहाँ पे देखेंगे समावयु रूप, ठीक है, समावयु मतलब ये देखिए समपक्ष होगा, ये विपक्ष होगा, ये सामने का होगा, ये पीछे का होगा। जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे Cl है, देखिए इसमें चेंज क्या होता है, जो हमारा यहाँ Cl है वो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, और जो यहाँ का NH3 है यहाँ पर आ जाएगा। सिर्फ यही चीज यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। संरचना सूत्र से स्पष्ट होता है कि यह यौगिक ज्यामितीय, ठीक है ना, ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करता है। यह समावयवता केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों के विभिन्न ज्यामितीय वितरण के कारण उत्पन्न होती है। ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार के होते हैं, समपक्ष समावयवी और विपक्ष समावयवी, ठीक है ना। समपक्ष समावयवी में दो लिगेंड निकटवर्ती स्थान पर होते हैं, जबकि विपक्ष समावयवी में दो लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 5 की बात करेंगे, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। एथिलीन को क्लोरोएथेन के आधिक्य तथा बेंजिल एमीन की क्लोरोएथीन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है ना। एथेनामीन का क्लोरोएथेन के साथ अभिक्रिया, C2H5 ये हमारा एथानेमीन है, NH सिंगल बॉन्ड H प्लस CH2 ये हमारा क्लोरोएथेन है, क्रिया करे क्या बनाएगा, CH3 ये हमारा CH3 है, ClCH2CH3 ये हमारा क्लोरोएथेन है, इसमें से Cl माइनस होगा तो CH3CH2 NH CH2 CH3 N डाई एथिल एमीन आपको बनेगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए बेंजिल एमीन को क्लोरोएथेन के साथ अभिक्रिया, तो C6H5NH सिंगल बॉन्ड H प्लस ClCH2 CH3 क्लोरोएथेन, ठीक है ना, ये Cl की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड NH CH2 CH3 N एथिल एमीन, ठीक है ना। प्रश्न 6 के क की बात करेंगे, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो एथेनोइक अम्ल की सांद्रता पार्ट्स की प्रति मिलियन, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशतता, मोलरता की गणना, ये आपको निकालना है। तमाम देखिए क्वेश्चन और है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल, ठीक है ना, C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलयन की हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए, ठीक है ना। एथिलीन की बात करेंगे, एथिलीन ग्लाइकाल, C2H6O2 का भार W2 यानी 45 ग्राम, जल का भार W1 बराबर 600 ग्राम, C2H6O2 का अणुभार M2 62, तो जल का मोलर अवनमन स्थिरांक Kf बराबर 1.86 कूलाम प्रति मोल, ठीक है ना। डेल्टा TF बराबर KF W2 इंटू 100 अपान WN इंटू M2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1.86 इंटू 45, ठीक है ना, इंटू 1000 यानी 1000/600 इंटू 62, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए हिमांक में अवनमन डेल्टा TF शुद्ध जल का हिमांक माइनस क्या होता है, शुद्ध जल का हिमांक बराबर शुद्ध जल का हिमांक होता है, या विलयन का हिमांक बराबर क्या होता है, हिमांक अवनमन माइनस शुद्ध जल का हिमांक। तो 2.25 माइनस 1.16
सॉल्व करेंगे तो 0.39 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आएगा। ठीक है ना। चलिए 6 के क की बात करते हैं। ठीक है ना। अर्धसेलों के विभवांतर को कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी दो उपयोगिताओं को लिखिए। या संचायक बैटरियां किसे कहते हैं, इस संचायक बैटरी की कार्यविधि को समझाइए, इसकी उपयोगिता भी लिखिए। ठीक है ना। तो संचायक बैटरी क्या होती है, संचायक बैटरी को द्वितीयक सेल भी कहते हैं। जो संचायक बैटरी होती है इसको द्वितीयक सेल भी कहते हैं। इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती है, अर्थात इन सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है। क्या करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या करके पुनः आवेशित किया जा सकता है। इनमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। ठीक है ना। उदाहरण तौर पर देखेंगे सीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, सीसा संचायक सेल को पढ़ेंगे। ठीक है ना। यह सेल सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग की जाती है। इसमें एनोड लेड का बना होता है, किसका, लेड का बना होता है, तथा कैथोड लेड डाई ऑक्साइड PbO2 से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है। लगभग 38 से 40% सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक अम्ल का विलयन विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा लेड ऑक्साइड है, हमारा लेड है। ठीक है ना। इसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड आपको डाला जाता है। ठीक है ना। अब देखेंगे सीसा संचायक सेल की अभिक्रिया विधि यानी क्रिया विधि। तो बैटरी के प्रयोग होने पर निरावेशन के समय सेल के निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर PbS प्लस SO4 2 माइनस PbSO4S 2 माइनस। ठीक है। कैथोड पर आपका होगा, क्या होगा, कैथोड पर आपकी ये अभिक्रिया होगी। ठीक है ना। एक में क्या होगा, आयन में बदलेगा, एक में क्या होगा, वो उस पदार्थ में बदलेगा। ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना है। समग्र सेल अभिक्रिया की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। PbS प्लस PbO2S, ठीक है, सॉलिड है, 2H2SO4। ठीक है ना। एक्वाइन है और छेप है, तो क्रिया करके क्या बनाएगा, 2 PbSO4 प्लस 2H2O लिक्विड आपका बनाएगा। उपयोगिता की बात करेंगे, सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल है जिसे पुनः आवेशित कर उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। क्लोरीन बनाने की दो विधियों तथा 3 रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए। 7 के ख की बात करेंगे, ये क्वेश्चन हम आपको बहुत बता चुके हैं, पहले भी आपको कर लेना है। 7 के ख की बात करें, ग्लूकोज के फिशर संरचना सूत्र के पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए इसको आपको थोड़ा करते हैं। ठीक है ना। तो ग्लूकोज के फिशर संरचना सूत्र के पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण। अब चयन क्रिया, CHOCHOH का होल 4 CH2OH प्लस 2S क्रिया करके क्या बनाएगा, NaHG या H2O। तो क्या बनेगा, CH2OH CHOH का होल 4 CH2OH सर्बिटाल। ठीक है ना। HCN से अभिक्रिया करेंगे, क्या बनेगा, CHOCHOH का होल 4 CH2OH प्लस HCN से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CnCHOH CH2OH का होल 4 CH2OH, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट से जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।